नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 8 सितंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से संबंधित। दूसरे नंबर पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऐप स्टोर्स के रेगुलेशन से संबंधित। और तीसरे नंबर पे सीएपीएफ के लिए अलग से ट्रिब्यूनल की मांग से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कोविड-19 के कारण दुनिया भर के विभिन्न देशों की इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब हुई है और इंडिया भी इससे अछूता नहीं रह सका है। हमारे देश की सरकार काफ़ी सारे एफर्ट्स लगा रही है देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि पिछले साल 7% से ज़्यादा श्रिंक कर गई। राइटर कहते हैं अगर देखो इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करना है ना, काफ़ी तरह के रिफॉर्म्स लाने होंगे देश की इकोनॉमी में। 1990 के आसपास जब रिफॉर्म्स आए थे देश में, एलपीजी रिफॉर्म्स, तो उससे देश को काफ़ी फायदा हुआ। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है आज के समय में $650 बिलियन के आसपास है। मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो इंक्रीज हुआ है। ग्लोबल एक्सपोर्ट में इंडिया का जो शेयर है 1990s के शुरुआत में सिर्फ 0.6% था, लेकिन अब ग्लोबल एक्सपोर्ट में इंडिया का शेयर बढ़ के हो चुका है 1.8%। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी 6% से 8% के बीच में रही। तो कहने का मतलब ये है एलपीजी रिफॉर्म्स का देश को काफ़ी फायदा हुआ। बट देखो, राइटर कहते हैं ये जो रिफॉर्म्स थे ना, एलपीजी रिफॉर्म्स, ये इकोनॉमी के टेक्निकल नेचर से संबंधित हैं, लेकिन सिस्टम, प्रोसेस, पीपल, इन सब पे ध्यान नहीं दिया गया। जैसे देखो, राइटर एग्जाम्पल देते हैं ह्यूमन कैपिटल, टेक्नोलॉजी रेडीनेस, लेबर प्रोडक्टिविटी, डिस्पोजेबल इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रोसेस इनोवेशन इन द सेटिंग अप ऑफ बिजनेस और सबसे लास्ट में इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। इन सब पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। अब इन सब डोमेन्स में भी रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है। इनमें से कुछ टर्म्स का मतलब हम जान लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखो, इंडिविजुअल के द्वारा या फिर पॉपुलेशन के द्वारा जो भी स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस को एक्वायर किया जाता है ना, उनके पास, इंडिविजुअल के पास या फिर पॉपुलेशन के पास स्किल, नॉलेज या एक्सपीरियंस होती है, वो होता है ह्यूमन कैपिटल। हमारे देश में दिक्कत ये है ह्यूमन कैपिटल काफ़ी कम है। मतलब लोग काम तो करना चाहते हैं, अब उनके पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर काम मिलता नहीं है इस वजह से। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी रेडीनेस। इसका मतलब लोग कितना ज़्यादा कंफर्टेबल हैं नई टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करने में अपनी होम लाइफ में और वर्क लाइफ में। अब जैसे देखो, डिजिटल पेमेंट्स हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा अडोप्ट किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन्हें लोगों ने अच्छे से अडोप्ट नहीं किया है। हमारे जो लोग हैं वो अभी भी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी रेडी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है हमारे देश में लेबर जो है वो 1 घंटे में देश की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। जीडीपी का मतलब क्या होता है? एक निश्चित टाइम फ्रेम में, जिसे 1 साल लिया जाता है, 1 साल में कितना गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुआ उसकी वैल्यू का सम। तो उसी प्रकार से 1 घंटे की लेबर से हमारे देश की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट होता है, उससे हम लेबर प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। हमारे देश में लेबर प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। वर्ल्ड बैंक के डेटाबेस के अनुसार हमारे देश में 2019 में पर कैपिटा जीडीपी बहुत कम थी, $2,104, जबकि वर्ल्ड एवरेज कितनी है? $11,429। और देखो, हमारे देश में आवरली वेजेस की बात करें तो है सिर्फ $1.7, जबकि यूएस में पर आवरली वेजेस कितने हैं? $38। जापान में कितने? $24। साउथ कोरिया में कितने? $20.7। और चाइना में आवरली वेजेस कितने हैं? $3.3। तो सोच के देखिए, इंडिया में आवरली वेजेस बहुत कम है, $1.7। तो जब देखो कोई मजदूर इतना कम कमाएगा तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम तो बहुत ही कम होगी ना। डिस्पोजेबल इनकम मतलब नेट इनकम, टैक्स वगैरह हटा के जो इनकम होती है। इतनी कम इनकम पे वैसे भी टैक्स क्या ही बनेगा। तो डिस्पोजेबल इनकम जब देखो एक इंडिविजुअल की कम होगी तो जाहिर तौर पर वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कम परचेज करेगा। जैसे टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल फ़ोन है, ये तो वो कम परचेज करेगा ना, उसकी इनकम ऑलरेडी इतनी कम है। तो इंडिया में आवरली वेजेस इंक्रीज होने चाहिए। इसके बाद हमारे देश में R&D पर कितना कम खर्च होता है? सिर्फ 0.8% ऑफ जीडीपी, जबकि साउथ कोरिया में ना 4.5% ऑफ जीडीपी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च होता है। चाइना में 2.1%, ताइवान में 3.3%।
जब देखो हम R&D पर कम खर्च करेंगे तो टेक्नोलॉजीज़ में इनोवेशन नहीं आ पाएगी, और टेक्नोलॉजीज़ में इनोवेशन नहीं आएगी अगर हमारे देश में, तो हमारे देश के लोग जो हैं वो भी टेक्नोलॉजी रेडीनेस नहीं रहेंगे ना, वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने में कंफर्टेबल नहीं महसूस करेंगे। अगर हमारे देश में नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती रहेगी तो उसका यूज़ भी बढ़ता जाएगा और लोग जो हैं वो कंफर्टेबल महसूस करेंगे नई टेक्नोलॉजीज़ को एडोप्ट करने में। इसके अलावा देखो हमारे देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर कम रहता है, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार कम खर्च करती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, सैलरीज वगैरह पे इन पे ज़्यादा पैसा खर्च होता है। इंस्टीट्यूशंस भी वीक हैं, बिजनेस सर्विसेज प्रोसेसेस में भी इनएफिशिएंसी है, जिसकी वजह से देखो एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। छोटी सी चीज़ देखिए, बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए लैंड एक्वायर करने में ही बहुत दिक्कत आती है। मतलब एंटरप्रेन्योर्स का जिस चीज़ पे फोकस होना चाहिए कि इनोवेशन लाएं, ऑपरेशंस को इम्प्रूव किया जाए, उनका जो काफ़ी एनर्जी है वो बिजनेस को सेट करने में ही यूज़ हो जाती है। क्रिएटिव एनर्जी उनकी बस्ती बहुत कम है, ऐसा राइटर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, चूंकि देखो आवरली वेजेस कम हैं तो देश में हाउस होल्ड इनकम कम है। हाउस होल्ड इनकम अगर कम होगी तो वो सामान नहीं खरीदेंगे, सामान नहीं खरीदेंगे तो डिमांड नहीं क्रिएट होगी, तो डोमेस्टिकली डिमांड ज़्यादा क्रिएट हुई नहीं। अब या तो आप चाइना की तरह एक्सपोर्ट ज़्यादा करो, बट एक्सपोर्ट आप इसलिए ज़्यादा नहीं कर पाते क्योंकि आपकी जो कंपनीज हैं वो कॉम्पिटिटिव नहीं है, काफ़ी सारे रीजंस की वजह से। जैसे छोटा सा रीजन है, आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, लॉजिस्टिक्स जो है वो भी बेकार है। लॉजिस्टिक्स मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान भेजना कम पैसे में जल्दी। चाइना में लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े वहाँ पे पोर्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है ट्रांसपोर्ट संबंधित। तो चाइना से यूएसए में माल भेजना हो बहुत जल्दी बहुत कम पैसों में भेजा जा सकता है, जबकि इंडिया में लॉजिस्टिक्स ना अच्छे होने की वजह से टाइम काफ़ी लग जाता है। इस वजह से जो बिजनेस फर्म्स हैं उनको रिटर्न्स भी काफ़ी कम मिलते हैं। तो इन सब इश्यूज को एड्रेस करने के लिए ना एक अलग से अप्रोच चाहिए। अब इकोनॉमी टेक्निकल रिफॉर्म्स तो आ गए, थोड़े बहुत और भी आने बाकी हैं, लेकिन अब ह्यूमन कैपिटल संबंधित, सिस्टम संबंधित और प्रोसेस संबंधित रिफॉर्म्स आने चाहिए। जैसे देखो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल को इंप्रूव करना, R&D पर ज़्यादा फोकस करना, ज़्यादा इन्वेस्ट करना R&D पर। और ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, जो ये देखो सोशल सेक्टर है ना, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ है, इन पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना। 8% ऑफ GDP अगर एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च होगा, हेल्थ पे ज़्यादा खर्च होगा, तो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल अपने आप इंप्रूव होगा ना, अगर स्किल पे ज़्यादा खर्च होगा। नेक्स्ट, लैंड मैनेजमेंट अच्छे से करना ताकि बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए लैंड ढूंढने में दिक्कत ना आए। बिजनेस सर्विसेज की जो क्वालिटी है उस पर फोकस होना चाहिए ताकि हमारी फर्म्स कॉम्पिटिटिव रहें दूसरे देशों की फर्म्स के मुकाबले में। टेक्नोलॉजी रेडीनेस हमारे देश में इंप्रूव होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंप्रूव होगी तभी तो R&D में इन्वेस्ट करने में और ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा। अगर देखो कंपनीज को पता है कि हम जो टेक्नोलॉजी डेवलप करने जा रहे हैं इसका लोग इस्तेमाल कर लेंगे, इसकी एप्लीकेशंस का लोग इस्तेमाल कर लेंगे, तो उनको लिए इंसेंटिव होगा कि हाँ R&D पर खर्च करेंगे तो फायदा ही होगा, क्योंकि लोग जो है टेक्नोलॉजी रेडीनेस है उनमें। लेबर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना और पर कैपिटा इनकम पर भी ध्यान देना, ये सारी चीज़ें सरकार को करनी होगी अगर सरकार फर्दर रिफॉर्म्स लाना चाहती है। फिर से कंक्लूजन में ये कहा जाता है, अभी तक के जो रिफॉर्म्स थे ना वो टेक्निकल रिफॉर्म्स थे, जो हमारे देश की इकोनॉमी है ना उससे संबंधित टेक्निकल रिफॉर्म्स थे। लेकिन अब जो रिफॉर्म आने चाहिए वो आने चाहिए देश के ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर से संबंधित और इकोनॉमी के प्रोसेस से संबंधित। इस प्रकार से हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ऐप स्टोर ऑपरेटर्स के रेगुलेशन से संबंधित है। आप JS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब भी आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल का भी जो ऐप स्टोर है वहाँ से कोई एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हो ना, तो वो एप्लीकेशंस जो इन ऐप पेड होती हैं, मतलब आपको ज़्यादा फीचर्स अगर यूज़ करने हैं तो थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। तो फिर पेमेंट आप कैसे करते हो? पेमेंट करने के लिए इन्हीं का पेमेंट सिस्टम होता है, या तो गूगल का या फिर एप्पल का। तो इन्हीं के पेमेंट सिस्टम से जब आप पैसे देते हो तो ये गूगल और एप्पल ये ना कुछ पैसे अपने पास रख लेते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये की एप्लीकेशन परचेज की तो 30 अपने पास रख लेंगे, 70 दे देंगे उस एप्लीकेशन वाले को जिसकी एप्लीकेशन आपने परचेज की है। ये ऐसे करते हैं। तो ना अभी साउथ कोरिया में एक कानून आया है कि ये जो ऐप स्टोर वाले हैं ना, एप्पल गूगल,
ये अपने पेमेंट सिस्टम के लिए मजबूर नहीं कर सकते कस्टमर्स को कि हाँ आपको कोई एप्लीकेशन परचेज करनी है तो इन्हीं के पेमेंट सिस्टम से आपको ऐप परचेज करनी होगी। और भी जो पेमेंट गेटवेज हैं जैसे रेजर पे है, इंस्टा मोजो है, ये तो इंडिया में है। तो मतलब इन पेमेंट गेटवेज से भी आप ऐप परचेज कर सको और सीधा पैसा जाए एप्लीकेशन वालों के खाते में। मान लीजिए ओनली की एप्लीकेशन है, आपने परचेज की, 100 रुपये की एप्लीकेशन है, तो सीधा पैसा ओनली के अकाउंट में जाए, ना कि गूगल या फिर प्ले स्टोर के पास, गूगल या फिर एप्पल वालों के पास जो कि कमीशन काट के फिर ओनली उसको पैसा दे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीधा पैसा जाए ओनली वालों के पास में। और गूगल और एप्पल ये थोड़ा सा फीस ले सकते हैं ओनली से, ताकि इन्होंने अलाउ किया है ओनली की एप्लीकेशन को अपने प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए, इसके लिए वो थोड़ी फीस वसूल सकते हैं। और इसी से संबंधित बिल आया है साउथ कोरिया में। बिल का एक्ट का नाम है टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस एक्ट। अब देखो, इसके जवाब में गूगल और एप्पल वालों का बहुत कुछ कहना है। वो कहते हैं हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आप पूरे वर्ल्ड के यूजर्स आपकी एप्लीकेशन को परचेज कर सकते हैं। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, थोड़ा तो कमीशन हमारा बनता है ना। जैसे देखो, एप्लीकेशन को बिल्ड करने में पैसा लगता है, हमने भी तो इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म को बनाया है, उसमें पैसा लगा है, उसकी मेंटेनेंस में पैसा लगता है, प्लेटफॉर्म को साफ सुथरा रखने में, कोई घटिया एप्लीकेशन ना आ जाए, पैसा लगता है। तो फिर कैसे काम चलेगा अगर आप हमें कमीशन ही नहीं दोगे। कुछ एक्सपर्ट्स देखो वैसे ये बोलते हैं, ये जो गूगल प्ले स्टोर है या फिर एप्पल ऐप स्टोर है ना, इनकी मोनोपोली है जिसका वो गलत इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन ओनर्स के अगेंस्ट। यूएसए में देखो इसी प्रकार का एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया यूएसए की कांग्रेस में, टू प्रमोट कंपटीशन एंड रिड्यूस गेटकीपर पावर इन द ऐप इकोनॉमी, इंक्रीज चॉइस, इंप्रूव क्वालिटी एंड रिड्यूसेस कॉस्ट फॉर द कंज्यूमर्स। हुआ ये, एपिक गेम्स एक गेम वाली कंपनी है, उनकी एप्लीकेशन होस्टेड थी एप्पल स्टोर पर, एप्पल की जो एप्लीकेशन स्टोर है वहां पर। तो इन्होंने एपिक गेम्स ने ना अपना खुद का पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। एप्पल वालों को यह बात अच्छी नहीं लगी कि भाई तुमने अपना पेमेंट सिस्टम क्यों इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो एप्पल की जो एप्लीकेशन स्टोर है ना, वहां से एपिक गेम्स एप्लीकेशन को हटा दिया गया। तो ये कोर्ट में चले गए एपिक गेम्स वाले। अभी मामला चल रहा है, देखना बाकी है कि क्या फैसला आता है। बट हाँ, इतना जरूर है कि ये जो गूगल प्ले स्टोर है या फिर एप्पल का एप्लीकेशन प्ले स्टोर है ना, ये बैकफुट पर है, ना सिर्फ वर्ल्ड के विभिन्न देशों में बल्कि इंडिया में भी मांग उठ रही है कि इनको रेगुलेट किया जाए। इंडिया में भी एक राजस्थान बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, टुगेदर वी फाइट सोसाइटी। उन्होंने भी इस इश्यू पर पिटीशन फाइल की है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। अब देखना ये होगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कोई इन्वेस्टिगेशन का आदेश देती है या फिर नहीं देती है। गूगल के खिलाफ भी पिछले साल इसी प्रकार के एलिगेशंस लगे थे और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो देखो, हमारे देश में भी इन ऐप स्टोर्स को रेगुलेट करने के लिए कानून आ सकता है। वैसे भी गवर्नमेंट ई कॉमर्स के मामले में काफ़ी संजीदा है। सरकार ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स सेटअप किया था ताकि ई कॉमर्स मार्केट को डेमोक्रेटाइज किया जा सके। और जो हमारे देश में छोटे छोटे सेलर्स और डेवलपर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का जो इकोसिस्टम है, इसको नुकसान पहुंचाए बिना। समझ गए? मतलब टेक्नोलॉजी का जो इकोसिस्टम है ना, ये भी सुरक्षित रहे, लेकिन छोटे छोटे सेलर्स, छोटे छोटे डेवलपर्स जो एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सीएपीएफ के लिए अलग से ट्रिब्यूनल की मांग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? हाल ही में देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऑर्डर इशू किया सीआरपीएफ हेडक्वार्टर को। 23 अगस्त 2021 को ये ऑर्डर जारी किया गया था, जिसमें कहा कि अदर सीएपीएफ के जो एक्ट्स और रूल्स हैं ना, उसमें सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट का भी प्रोविजन होना चाहिए, ताकि वो ऑफिसर्स जो अपनी ड्यूटी में कोताही बरतते हैं, उनके खिलाफ डिसिप्लिन संबंधित एक्शन को इनिशिएट किया जा सके। देखो, अभी ये ऑर्डर क्यों जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने? सीआरपीएफ के देखो बहुत सारे ऑफिसर्स हैं ना, वो जितने दिनों की छुट्टी लेते हैं ना, उससे ज़्यादा दिनों की घर रहते हैं। मतलब वो आते नहीं है काम पे। छुट्टी ली मान लीजिए 1 महीने की, 3 महीने 6 महीने तक वो अपनी छुट्टी को अपने आप से एक्सटेंड कर लेते हैं। तो उनके खिलाफ कायदे से तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ लिया जाना चाहिए। बट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब क्यों डिफ़िकल्ट हो जाता है?
क्योंकि देखो जो नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स होते हैं उनके खिलाफ तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है 3 से 6 महीनों के बीच में, लेकिन जब गेस्टेड ऑफिसर्स को चार्जशीट किया जाता है ना तो इंक्वायरी में बहुत समय लग जाता है। यूपीएससी, सीवीसी, डीओपीटी, एमएचए सबको लिखा जाता है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमेटी के द्वारा कि आपकी क्या राय है इन ऑफिसर्स के ऊपर, इन ऑफिसर्स के कंडक्ट के ऊपर। और इंक्वायरी कमेटी जब इंक्वायरी कंडक्ट करती है ना तो उस समय जिस ऑफिसर पर चार्ज लगा है कि उन्होंने तय सीमा से ज़्यादा समय तक छुट्टी पर वो रहे, वो काम पर नहीं लौटे जब उन्हें लौटना था, तो वो होते हैं चार्ज्ड ऑफिसर। तो चार्ज्ड ऑफिसर के साथ साथ प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो केस को प्रेजेंट करते हैं, और चार्ज्ड ऑफिसर के डिफेंस असिस्टेंट जो चार्ज्ड ऑफिसर को यानी जिन पे आरोप लगा है उनको डिफेंड करते हैं। इन तीनों का इंक्वायरी कमेटी के सामने मौजूद रहना जरूरी होता है, लेकिन तीनों में से कोई भी एक अपीयर नहीं होता तो मामला पोस्टपोन हो जाता है। समझ गए? और अगर इंक्वायरी चार्ज्ड ऑफिसर के बिना कंडक्ट होती है ना, जिस पर आरोप लगा है उसके बिना अगर इंक्वायरी कंडक्ट होती है तो फिर चार्ज्ड ऑफिसर को रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स, दूसरे डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं बाय पोस्ट से, और पोस्टल डिले हो जाता है। और देखो होता ये है, जो वो कमेटी, वो अथॉरिटी जो इंक्वायरी कंडक्ट करती है ना, वो भी सर्विंग ऑफिसर होते हैं, और जिन पर आरोप है वो भी सर्व कर रहे होते हैं, क्योंकि अब तो वो ड्यूटी पे लौट गए होते हैं। तो फिर ना टाइम नहीं होता, ना तो इंक्वायरी कमेटी के पास इतना टाइम होता है और ना ही चार्ज्ड ऑफिशियल के पास इतना टाइम होता है। इंक्वायरी तो उनको एक्स्ट्रा दे दी गई है, वो कमेटी जो इंक्वायरी कर रही है ना उनको ये एक्स्ट्रा काम दे दिया गया है, तो इसलिए उनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता। इसीलिए होम मिनिस्ट्री ने कहा है सीआरपीएफ वालों को कि आप एक एसएफसी यानी कि सिक्योरिटी फोर्स कोड को इस्टेब्लिश कीजिए, जो कि इन ऑफिसर्स के खिलाफ जो अपनी ड्यूटी में कोताही बरते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मतलब जो इंक्वायरी है वो इस कोर्ट में चलेगी। बट राइटर कहते हैं देखो जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है ना उसका एक फ़ायदा ये होता है कि थोड़ी सी भी प्रोबेबिलिटी होना कि हाँ ऑफिसर ने ड्यूटी में कोताही बरती है, तो गिल्ट को यानी अपराध को डिटरमाइन करने के लिए वो इनफ है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट में जब इंक्वायरी चलेगी ना तो जब तक पूरी तरह से अपराध साबित नहीं हो जाएगा तब तक अपराधी को गिल्टी नहीं माना जा सकता। ये डिफरेंस है सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट में और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में। इसलिए सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट को इस्टेब्लिश करने के बजाय डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो बेटर ऑप्शन है। लेकिन होना ये चाहिए जैसे डिफेंस सर्विसेज में आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल होती है ना, वैसे ही सीएपीएफ में ये आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का प्रोविजन हो, और इसमें रिटायर्ड ऑफिसर जैसे आईजी रैंक के या फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल रैंक के जो सीएपीएफ की हैं वो रिटायर हो चुके हैं, उनको इन ट्रिब्यूनल्स का पार्ट बनाया जाए अलोंग विद रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट्स। अब चूंकि देखो ये रिटायर्ड ऑफिसर हैं, इनके पास टाइम होगा तो जल्दी से केस का निपटारा हो सकेगा, और वो ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी में कोताही बरतते हैं वो ज़्यादा समय तक बच नहीं सकेंगे। तो अलग से ट्रिब्यूनल का निर्माण करना ये एक बेहतर ऑप्शन है राइटर के अनुसार, बजाय इसके कि सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट को इस्टेब्लिश करना। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। हमारी इस डिस्कशन में इतना ही है, 3 इश्यूज़ को हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।